So today we will discuss 10 most important literary terms from M.H. Abrams. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी कर रहे हैं, बी इट TGT, PGT, LT, JIC और एनी अदर एग्जाम, देन यू मस्ट गो थ्रू द M.H. Abrams बिकॉज ये इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए एक बाइबल है. सो आज हम इसी बाइबल में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को रिवाइज करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Who coined the term metaphysics first time in English literature? इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट टाइम मेटाफिजिक्स वर्ड को किसने कॉइन किया था? ऑप्शन देख लेते हैं. डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, जॉन डन, विलियम ड्रमोंड्स. बताइए आपका आंसर. यस, इट इज ऑप्शन नंबर 2, जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन ने एक सटायर लिखा था जिसका नाम था डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, जो कि उन्होंने लिखा था 1693 में. 1693 में उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, दैट इज डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. होपफुली आपको नजर आ रहा होगा. डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. इसी मेटाफिजिक्स वर्ड को किसने यहाँ से उठाया था? यहाँ से उठाया था डॉक्टर जॉनसन ने. डॉक्टर जॉनसन ने यहीं से इस मेटाफिजिक्स वर्ड को उठा के एक दूसरा वर्ड कॉइन किया था, दैट इज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो उन्होंने अपने एक अलग स्पेसिफिक वर्क था जिसका नाम था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स. उसमें उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. लेकिन जो सिंपल ये खाली मेटाफिजिक्स वर्ड है, ये मेटाफिजिक्स केवल जॉन ड्राइडन ने कॉइन किया था. ठीक है, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर जॉनसन है, लेकिन ये डॉक्टर जॉनसन नहीं है. डॉक्टर जॉनसन ने यहाँ से जॉन ड्राइडन से ये मेटाफिजिक्स वर्ड को बोरो करके अपने किसी वर्क में जिसका नाम था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, उसमें जाके उन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को कॉइन किया था. क्लियर? बट यहाँ पे जो हमारा क्लियर आंसर है दैट इज जॉन ड्राइडन. होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, फ्री वर्स इज ऑल्सो नोन एज. फ्री वर्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं. ब्लैंक वर्स, वर्स लिब्रे, वर्स लिब्रेइस्ट या फिर राइम्ड वर्स. बताइए. यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. फ्री वर्स बेसिकली होता है जिसमें कोई राइम नहीं होती, कोई मीटर नहीं होता, तो दैट इज फ्री वर्स, जो कोई रूल्स रेगुलेशन या फिर कोई मीटर का फॉलो नहीं करता है. ठीक है, उसमें कोई भी मीटर नहीं होता, राइम नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो दैट इज फ्री वर्स या फिर वर्स लिब्रे. अब दूसरे ऑप्शंस की भी हम बात कर लेते हैं. ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है, लेकिन उसमें आयम्बिक पेंटामीटर जरूर मिलता है. ऑप्शन नंबर 3 बात कर लेते हैं, वर्स लिब्रेइस्ट. वर्स लिब्रेइस्ट बेसिकली वो राइटर होते हैं जो वर्स लिब्रे को लिखते हैं या फिर फ्री वर्स को लिखते हैं, उन राइटर्स को बोलते हैं वर्स लिब्रेइस्ट. ऑप्शन नंबर 4 आपको पता ही है, राइम्ड वर्स. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसमें वर्स लिब्रे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नॉवल. इसमें से गोथिक नॉवल का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? अब गोथिक नॉवल मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं. गोथिक नॉवल बेसिकली होते हैं, उनमें एक ऐसी थीम होती है जिसमें हॉरिफिक सीन दिखाए जाते हैं, टेरर दिखाया जाता है, ग्लूमी कैसल्स दिखाए जाते हैं. क्लियर? सो ऑप्शन देख लेते हैं. होरास वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रेंटो. नंबर 2 जेन ऑस्टिन्स नॉर्थ एंगर एब्बे. क्लैरा रीव्स द ओल्ड इंग्लिश बैरोन. या फिर 4 मिगेल डी सर्वेंट्स डॉन किजोट. बताइए आपका आंसर. यस, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मिगेल डी सर्वेंट्स जॉन किजोट. ये आपका है पिकारेस्क्यू नोवेल, बाकी सभी आपके गोथिक नोवेल हैं. क्लियर? लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी की एक क्या विशेषता है? ऑप्शन देख लेते हैं. द क्वालिटी ऑफ बीइंग नेगेटिव हिमसेल्फ, टू से समथिंग पर्सनल बाय बीइंग पर्सनल. नहीं. The quality of being negative himself, to say something impersonal by being impersonal. ये भी नहीं लग रहा. The quality of being negative himself, to say something impersonal by being personal. ये भी नहीं लग रहा है. ऑप्शन नंबर 4 ही बचा है. लेट्स सी. The quality of being negative himself, to say something personal by being impersonal. करेक्ट, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, नंबर 4.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो राइटर है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ, एक अर्थ बता देती हूँ इन अ नटशेल, कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है ना, कोई राइटर अपनी एक कोई वर्क लिखता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने पोएम लिखी है, तो उस पोएम में वो अपने पर्सनल इमोशंस को लिखता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लिखता है, लेकिन अपने आप को वहाँ पे वो नकार देता है। नकार देता है मतलब क्वालिटी ऑफ सेल्फ अफेसमेंट। वहाँ पे वो ऐसा शो ऑफ करता है, ऐसा स्टाइल यूज़ करता है, या फिर मान लो कि वो ऐसा थर्ड पर्सन में लिखता है कि रीडर को ये पता नहीं चलता ये राइटर ने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखा है। वो ये राइटर ऐसा शो ऑफ करता है कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने किसी दूसरे के बारे में लिखा है। तो दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि अपने आप को नकार देना, ये शो ऑफ कर देना कि ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, ये मैंने किसी और थर्ड पर्सन के बारे में लिखे हैं, लेकिन वो होते उसके पर्सनल एक्सपीरियंस ही हैं। क्लियर? सो दैट इज पर्सनल बाय बीइंग इम्पर्सनल। ये लास्ट में लाइन में यही है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी जो वर्ड है, ये जॉन कीट्स ने कॉइन किया था वर्ड्सवर्थ के लिए, क्योंकि वर्ड्सवर्थ में नेगेटिव कैपेबिलिटी की बहुत कमी थी। और सबसे ज़्यादा ये किसने अच्छे से यूज़ किया था? वो विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, और काफ़ी वो एक्सपर्ट थे नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ करने में। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा कमी थी इस चीज़ की। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, that is, what is realistic in manner, episodic in structure and satiric in tone? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पिकारेस्क्यू नोवेल, रोमान क्लेफ, बिल्डंग्स रोमान, या फिर अर्जी हंग्स रोमान। बताइए आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। पिकारेस्क्यू नोवेल जो होते हैं वो रियलिस्टिक इन मैनर होते हैं, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड सटायरिक इन टोन होते हैं। बेसिकली जो पिकारेस्क्यू वर्ड है वो एक स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, जो होता है जिसका मीन है रफ, नेव या स्काउंड्रल। इट्स अ काइंड ऑफ एंटी हीरो, ठीक है, जो कि 16वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन 17 और 18 सेंचुरी में जाके ये पिकारेस्क्यू नोवेल फेमस हुए थे, पॉपुलर हुए थे। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लिया जाता है थॉमस नेस का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। क्लियर? अब बाकी के ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। रोमन क्लेफ, रोमन क्लेफ होता है नोवेल विद अ की, यानी कि कोई ऐसा नोवेल जिसमें ये पता चल रहा हो कि ये किसके बारे में लिखा गया। अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आपने सुना होगा अरुंधति राय ने लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इसमें उन्होंने एक गुजरात का लल्ला नाम का वर्ड यूज़ किया, कीवर्ड यूज़ किया है। तो ये गुजरात का लल्ला किसके लिए उन्होंने यूज़ किया? ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए यूज़ किया है। और दूसरा वर्ड है मिस्टर ग्रेवाल, तो मिस्टर ग्रेवाल मिस्टर केजरीवाल के लिए यूज़ किया है अरुंधति राय ने अपने एक नॉवल मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। क्लियर? सो रोमान क्लेफ ये हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, बिल्डंग्स रोमान। तो बिल्डंग्स रोमान होता है नोवेल ऑफ फाउंडेशन। किसी भी हीरो की, उसके माइंड की या कैरेक्टर की जो फॉर्मेशन होती है, जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड बिल्डंग्स रोमान। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस का द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये इनका क्या है? बिल्डंग्स रोमान, ठीक है, नोवेल ऑफ फाउंडेशन। फोर्थ की बात कर लेते हैं, अर्जिंग हंग्स रोमान। ये अर्जिंग हंग्स रोमान होता है बेसिकली नोवेल ऑफ एजुकेशन। इसमें किसी भी हीरो की एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, उसकी जितनी भी एजुकेशन हुई है उस सब के बारे में जो एक नोवेल लिखा जाता है, स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड अर्जी हंग्स रोमान। क्लियर? नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द 6th क्वेश्चन, दैट इज हु कॉइन द टर्म मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन वर्ड को किसने कॉइन किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉबर्ट स्कोलेस, विलियम एच गास, फ्रेंज रो, या फिर लास्ट जॉन फॉलेस। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विलियम एच गास। इन्होंने इसको कॉइन किया था, लेकिन ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट स्कोलेस ने इसको पॉपुलराइज किया था। क्लियर? मेटाफिक्शन होती है फिक्शन ऑन फिक्शन। क्लियर? नाउ लेट जस्ट मूव टू द 7th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द की फीचर ऑफ एन असाइड। असाइड क्या होती है देख लेते हैं। देखिए, बहुत सब लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीरियसली इन कन्फ्यूजन के व्हाट इज असाइड एंड व्हाट इज सलीलकी। तो आज हम देख ही लेते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं, इट इज़ अ पासिंग थॉट अटर्ड अलाउड बाय एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ अदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज हु आर नॉट सपोज टू हेयर इट। ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ एन
एक्टर्स सीक्रेट थॉट uttered aloud on the stage to acquaint the audience with what is passing in his mind. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड बी, एंड फोर नन ऑफ द एबव। बताइए आपका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो ए है ये हमारा असाइड की डेफिनेशन हो गई, और जो हमारा बी है ये हमारे सोलिलकी की डेफिनेशन हो गई। अब असाइड होती क्या है? सो असाइड होती है ये एक्टर के खुद के पासिंग थॉट्स होते हैं, जो वो स्टेज पे खड़े होके खुद ही बोलता है अपने खुद के मुंह से। आई रिपीट, वो अपने खुद के मुंह से ही बोलता है। और सोलिलकी में जो कैरेक्टर होता है वो जो एक्टर होता है वो खुद के मुंह से नहीं बोलता। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ कि आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा कि कोई कैरेक्टर है, उसके माइंड में अंदर क्या चल रहा है वो सोच रहा होता है। हमें सुनाई दे रहा है, कहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है, कोई और बोल रहा होता है जो उसके मन में चल रहा होता है। मन में चल रहा होता है वो कोई और, कहीं और से आवाज़ आती है। दैट इज़ कॉल्ड सलीलकी। लेकिन अगर कोई उसके जो मन के जो थॉट है वो खुद अपने मुंह से ही बोल रहा है साइड में खड़ा होके, लेकिन उसको अदर कैरेक्टर जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको नहीं सुनते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि नहीं हमको तो आवाज़ ही नहीं आ रही, हम नहीं सुन रहे। वो उसके थॉट उसके मन के थॉट्स होते हैं, लेकिन वो अपने खुद के मुंह से वहाँ पे बोलता है। दैट इज़ कॉल्ड असाइड। ठीक है, लेकिन ऑडियंस उसको समझ रही होती है, ऑडियंस को वो सब सुनाई देता है, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर होते हैं स्टेज पे वो उसको नहीं सुनते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि हमको इसको आवाज़ नहीं आ रही है। असाइड में हीरो अपने खुद के थॉट्स अपने ही मुंह से तेज तेज बोलता है, लाउड वॉइस में बोलता है। लेकिन अगर सोलिलकी की बात करें तो इसमें सीक्रेट थॉट्स होते हैं एक्टर के, जो वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन वो थॉट्स को वो अपने मुंह से लाउड नहीं बोलता है, कहीं दूसरी जगह से आवाज़ आ रही होती है उसके थॉट्स कि उसके मन में क्या चल रहा है, कहीं और से आवाज़ आ रही होती है। तो दैट इज कॉल्ड सलीलकी। क्लियर? होपफुली अब आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। और ये मोस्ट ऑफ द सीरियल्स में, मूवीज़ में बहुत यूज़ की जाती है। मन में क्या चल रहा होता है, कहीं और से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि हाँ इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सलीलकी। एंड असाइड होती है जो एक्टर खुद अपने ही स्टेज पर खड़े होकर बोल रहा होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। होपफुली मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट जस्ट मूव टू द 8th क्वेश्चन। That is, the term Victorian compromise was coined by G.K. Chesterton. What was the compromise between? जो ये टर्म था विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, ये G.K. चेस्टरटन ने कॉइन किया था, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज किस किस के बीच था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, साइंस एंड रिलीजन, ओपन सेक्सुअल लाइफ एंड कंजुगल लाइफ, कंजुगल मतलब मैरिड लाइफ, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये जो कॉम्प्रोमाइज था ये सबके बीच, जो G.K. चेस्टरटन थे वो चाह रहे थे अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बीच में भी कॉम्प्रोमाइज हो, साइंस एंड रिलीजन के बीच में भी कॉम्प्रोमाइज हो, एंड ओपन सेक्सुअल लाइफ या फिर मैरिड लाइफ के बीच में भी, कंजुगल लाइफ जो होती है वो उसके बीच में भी कॉम्प्रोमाइज हो, और ऑल ऑफ द एबव। सो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, सररियलिस्ट टॉक्स अबाउट। जो सररियलिस्ट थे, जो सररियलिस्ट राइटर्स थे, वो बेसिकली किसके बारे में बात किया करते थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग, कॉन्शियस राइटिंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सिंटैक्स। बताइए आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। जो सररियलिस्ट थे, जो सररियलिस्ट राइटर्स थे, बेसिकली वो ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब कि अगर वो कुछ सोच रहे हैं, सोचते सोचते कुछ लिख रहे हैं, वो राइटिंग कर रहे हैं, और उनके मन में कहीं दूसरा थॉट आ गया, फिर कहीं तीसरा थॉट आ गया, कहीं चौथा थॉट आ गया, तो वो उसको उसी में ही ऐड ऑन करते जाते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं। वो मतलब उसी में ऐड ऑन करके वो ऑटोमेटिक राइटिंग, जो मन में आ रहा है आप बस लिखते जाओ ओपनली, कहीं कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करना, कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करना है, कोई एक बेसिक थीम को पकड़ के नहीं बैठ के रखना है। तो उनके मन में जो आता जाता है ऑटोमेटिकली वो उसी चीज़ को लिखते जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक राइटिंग, और इसी पे ये सररियलिस्ट फोकस करते थे। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट कार्पे डियम फोकसेस ऑन। जो कार्पे डियम है, जो टर्म है, जो होरास ने दिया था बेसिकली, तो ये इसका मतलब क्या है, किस पे फोकस करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्लग द डे, स्नैच द डे, सीज द डे, या फिर ऑल ऑफ द एबव।
यस, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कार्पे डियम जो वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है, होरास के ओड से, जिसका मतलब होता है प्लग द डे, स्नैच द डे या फिर सीज द डे। ये तीनों ही इसके आंसर हैं, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। अब अगर आपको इसको सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो इसका अर्थ है लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, सो एंजॉय योर लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। यानी कि जो आपकी ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है, समय बहुत कम है, तो अपना टाइम निकलता जा रहा है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए एवरी मोमेंट। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी लाइफ को बस एंजॉय करते जाइए। और जो भी आपकी खुशियाँ आपके लाइफ में आती हैं उसको कार्पे डियम मतलब उसको सीज कर दीजिए, एंजॉय कीजिए उसको बहुत अच्छे से। सो दैट इज़ कॉल्ड कार्पे डियम। और जो कार्पे डियम जो लैटिन टर्म है ना, लाइक जो ये आपका टर्म है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा मेटाफिजिकल पोइट्स ने यूज़ किया था। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन बने तो आप लिख सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्स ने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया था कार्पे डियम को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने 10 लिटरेरी टर्म्स रिवाइज किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा लेकर आएंगे ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।